जी जी जिस तरह से दूसरे मॉडल में जिस तरह दूसरे मॉडल पहले वाले 546 मॉडल उसी तरह से हेडिंग्स को याद रखना। एक दो मैं क्लास को ऑफिशियली स्टार्ट कर लूँ फिर। अस्सलाम वालेकुम। फिजिकल वालों को तो आवाज, कैमरा और तस्वीर तीनों नजर आ रहे हैं, ठीक है जी, और उनको जूस भी नजर आ रहे हैं। ऑनलाइन वालों को आवाज, स्क्रीन और कैमरा तीनों चीजें क्लियर है? तीनों चीजें क्लियर है। लें जी, लेक्चर की डिस्कशन शुरू करते हैं। आज किस वक्त छोड़ा जवाद साहब ने? हम टाइम में तो वो लेट छोड़ते हैं, और वो उनका लेट छोड़ने का सोच के हम लेट आए तो टाइम पे छोड़ देते हैं। हमारी आपस में ना इंटीग्रेशन बन नहीं रही। वो क्वेश्चन के हिसाब से नहीं, शायद आपके चेहरों में बैठी हुई मायूसी के हिसाब से जो है ना, वो डिसाइड कर रहे होते होंगे कि अब इनको कितना मजीद तकलीफ दी जा सकती है। आप लोग ना लेक्चर की एंड के करीब गंदे गंदे मुंह बनाना शुरू कर दिया करें, टीचर का अपना ही दिल खराब हो जाता है। अच्छा, आपने शुरू से ही बनाया हुआ होता है। और जवाद साहब जो है वो प्रूफ है इन सारी चीजों से। वो कहते नहीं ठीक है, बच्चे तो होते ही ऐसे। उन्होंने मेरी तरह ये दमशन नहीं ली कि ये अच्छे बच्चे हो सकते हैं या ये ग्रो कर सकते हैं, इनमें स्किल डेवलप हो सकती है। वो आपको पहले से ही नैला कंसिडर कर लेते हैं, उसके बाद टेंशन ही खत्म हो जाती है। वो हकीकत पसंद है, मैं ख्वाब देखता हूँ। मेरा सब्जेक्ट भी ऐसा है ना, वो हिस्टोरिक पे बात करते हैं, हम फ्यूचर पे बात करते हैं, हम थ्योरी में आगे की तरफ की बात करते हैं, वो अकाउंटिंग में जो गुजर चुका है उसको कागज पे रिकॉर्ड करने की बात करते हैं। वो मुलाजिम बना रहे हैं, मैं आपको बिजनेसमैन बना रहा हूँ। तो उनका एटीट्यूड सख्त होना चाहिए, जैसा मुलाजमों के साथ सख्त एटीट्यूड होता है। मेरा एटीट्यूड फ्लेक्सिबल होना चाहिए। बिजनेस जो है वो फ्लेक्सिबिलिटी से चलता है, एंटरप्रेन्योरशिप से चलता है। खैर, भाई ने एक सवाल पूछा, वो सवाल मैं इससे पहले रिपीट करूं, ऐसा ना हो उस सवाल की एक दूसरी शाख भी हो। पूरा सवाल जरा एक दफा बताएं। जी, इन्होंने पूछा कि क्या ये उसी तरह से है जिस तरह से हम बाकी मॉडल्स को कवर कर रहे थे। एग्जैक्टली आपको याद होगा मैंने कहा था हमारे सिलेबस में 10 मॉडल्स हैं, और हमने उससे पीछे मैक्सिमम पढ़ लिए। 2 ये मॉडल हमारे रहते थे। एक बड़ा मॉडल है पेस्टल, वो 5 चैप्टर्स के ऊपर स्प्रेड हुआ हुआ है। वो एक ओवरऑल अप्रोच है जो कि किताब ने एक चैप्टर में डिस्कस नहीं की, उसको स्प्रेड कर दिया काफी सारी जगह पे। तो एग्जैक्टली इनके साथ वही होगा कि यहाँ वो जो स्टेप्स है ना, स्टेप 1 एस्टेब्लिशिंग द फैक्ट, स्टेप 2 आइडेंटिफाई द एथिकल इशू, आपको हेडिंग्स याद रखनी होंगी। अंदर वाली कहानी वैसे ही है जैसे आप 5 फोर्सेस में करते थे या कुछ और इस तरह से करके। तो चूंकि ये मॉडल है तो ऑथर का नाम कि ये ट्रिपल ए मॉडल है, और अंदर जो 7 सवाल है जो 7 स्टेप है उनके नाम याद होने चाहिए। नीचे लिखी हुई इंग्लिश के साथ जैसा मर्जी खेल कर सकते हैं जी। जी, इसका सवाल ज्यादातर किस तरह से आएगा, जैसे मैंने आपसे कहा था कि मॉडल्स के 2-3 तरह के सवाल आ सकते हैं। आपको याद होगा हमने सेशन के सेकंड ट्यूसडे, गालबन कौन सी अक्टूबर थी, 9 अक्टूबर या 10 अक्टूबर कुछ इस तरह से करके थी, नहीं 11 अक्टूबर, पता नहीं क्या थी, जो भी थे व्हाटसोएवर, जो सेशन का सेकंड ट्यूसडे था उसमें हमने डिफरेंट तरह के सवालों की कैटेगरी देखी थी, वो मॉडल्स के हिसाब से देखी थी। तो इसमें भी उसी तरह से स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल भी आ सकता है कि जी एक बंदा बहुत बड़ा परेशान है, क्या करें जी बताएं जरा ट्रिपल ए मॉडल क्या होता है। सवाल यूं भी आ सकता है कि ये एक सिचुएशन है, इस पे ट्रिपल ए मॉडल पूरा अप्लाई करता है। अच्छा, उस तरह का सवाल जरा थोड़ा सा कम है, जैसे 5 फोर्सेज है ना, तो वो कहें ये सिचुएशन बताए कौन सी वाली फोर्स है। तो इसमें 2 एक्सट्रीम सवाल ही हैं, या प्योर रटा, ये एक सिनेरियो दे दिया और आपसे कहा चलो भाई पहले स्टेप से लेके आखिरी स्टेप तक शुरू हो जाओ और इसके ऊपर तबसरा करो। आपका ये जो किताब है, इसमें मैंने कल भी बताया था कि इन दोनों मॉडल्स के कंप्रीहेंसिव प्रैक्टिस क्वेश्चन मौजूद हैं। क्योंकि ये 2 मॉडल थोड़े से नए हैं और ये किसी और जगह से भी इन्होंने नहीं उठाए थे, तो आई के अपने इसके ऊपर बड़े अच्छे सवाल डेवलप किए हैं। तो वो सवाल आपके क्वेश्चन बैंक में मौजूद है, आप उससे प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि उन सवालों के ऊपर भी 1-2 केस स्टडीज की एक आध वीडियो इसी तरह से, जैसे वीकेंड भी नहीं अपलोड हो जाती एमी शुगल मुगल के लिए, उस तरह की कोई वीडियो भी अपलोड हो जाए।
जी सर, स्टेप 5 और 6 में फर्क बिल्कुल सही है। ये एक टिपिकल कंफ्यूजन है जो होती है। सर स्टेप 3 एक दफा बता दें। सर स्टेप 4 में थर्ड पॉइंट। पहले हम बात करते हैं टू द पॉइंट सवाल की। स्टेप 4 में थर्ड पॉइंट, it is expected that in these alternatives one may feel or see some form of compromise. अल्टरनेटिव चूज करने हैं, ये करें ये करें ये करें ये करें। हर अल्टरनेटिव जो भी आप चूज करेंगे आप कंसिडर कर सकते हैं या समहाउ कहीं ना कहीं एक कंप्रोमाइज है। कंप्रोमाइज का मतलब अगर आप इस तरफ जा रहे हैं तो आपने कुछ और ऑप्शन छोड़ दिए। भाई को उठाने का मतलब है कि आपने उसकी तबीयत पे कंप्रोमाइज कर दिया। भाई को ना उठाने का मतलब है आपने उसके कैरियर पे कंप्रोमाइज कर दिया। क्लास को ना पढ़ाने का मतलब है दादा कि आपने उनकी पढ़ाई वाली नीड खत्म कर दी। चिप्स वाले अल्टरनेटिव पे कंप्रोमाइज ये है कि आपने सेहत के साथ खिलवाड़ कर दिया। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि जब भी आप कोई अल्टरनेट चूज करेंगे तो उसमें कहीं ना कहीं आप कुछ फॉरगो कर रहे होंगे, क्योंकि हर अल्टरनेटिव एक तरफ है लेकिन दूसरी तीसरी चौथी जो ऑप्शन है वो आप मिस कर रहे हैं। तो हर अल्टरनेटिव जो है वो बेस्ट वो ऑप्शन नहीं है। वो इस वक्त आप कुछ ना कुछ कंप्रोमाइज कर रहे हैं। जी स्टेप 4 का सेकंड पॉइंट, इन्होंने कहा अल्टरनेटिव शुड नॉट कंसिडर द नॉर्म्स प्रिंसिपल एंड वैल्यूज आइडेंटिफाइड इन स्टेप 3। आसान अल्फाज में अल्टरनेटिव सोचते हुए इमोशनल नहीं होना। अगर मैं अल्टरनेटिव सोचते हुए लोगों के जहन की बात सोच रहा हूँ ना तो मैं सारे एक्सप्लोर ही नहीं कर सकूंगा। अल्टरनेटिव सोचते हुए मैंने कहना है ओके लोगों की तबीयत साइड पे रखते हैं, ये प्रॉब्लम है, मैं इस प्रॉब्लम के क्या 10 सोल्यूशन निकाल सकता हूँ, क्या 4 सोल्यूशन निकाल सकता हूँ, क्या 3 निकाल सकता हूँ। पहले सोल्यूशन मैक्सिमम सामने लिस्ट कर दे, फिर हर सोल्यूशन को पकड़े और अगले वाले स्टेप में उस सोल्यूशन के साथ लोगों के जज्बात, सोसाइटी की नॉर्म्स, इखलाकी इकदार, प्रोफेशनलिज्म, उन सारी चीजों को एक एक करके देखना शुरू करें। कहने का मतलब है ऑप्शंस देते वक्त जहन में ये नहीं सोचना, फिर ऑप्शंस को परखते वक्त ऐसा करना है। यही स्टेप 2 और 3 में भी हो रहा था। जी इन्होंने कहा कि कैसा हो सकता है कि हम एक ऐसा स्टेप सोचें जिसमें एथिकल इशू इन्वॉल्व ना हो या कुछ अनएथिकल बात हो। यस, आप अल्टरनेटिव सोचते हुए जितना सोच सकते हैं सोच ले। अल्टरनेटिव ये भी हो सकता है कि मैं क्लास में हूँ, बच्चे के सर आप लेट है, मैं सारों को चपेट करा दूं। लो टीचर को कहते लेट आए हो, पढ़ो। लेकिन अगेन उसमें जब आपके जज्बात, एहसासात, इखलाकियात और प्रोफेशनलिज्म के दायरे में देखूंगा तो ये ऑप्शन को मैं एक्सक्लूड कर दूंगा। नहीं यार, ये पुराने जमाने में ऐसा होता था, आप टीचर बदल गए। जी नहीं, चपेट वाला दौर तो हमारे टाइम पे भी नहीं था। एक आध टीचर ऐसे थे जो सख्त थे, लेकिन बहरहाल मतलब मैं इतना पुराना नहीं हूँ। मैंने 2005 या 6 में कैफ किया था। 6 में कैफ कंप्लीट हुआ था मेरा। पीए 2014 में। तसल्ली से खेलते रहे। मैं बताया ना, मैंने 5 साल में सारे पेपर पास कर लिए थे और 5 साल में एक पेपर पास किया था। 2004 में पहला पेपर दिया था, 2009 में 20 पेपर पास हो गए थे, फिर 2014 में क्वालिफाई हुआ। बीएफडी था, वो सब्जेक्ट का कसूर नहीं था, मेरा कसूर था कि वो मैं अपना कैरियर शुरू कर चुका था, वो सब्जेक्ट मैंने पढ़ाना ही नहीं था। और नजर भी तो ना लगे। एमए मेरी पोस्ट आईकैप में आई हुई होती कि जी वो ये यंग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, और आप लोग उस पर पुट्टे पुट्टे कमेंट्स कर रहे होते हैं, क्यों तस्वीरें शेयर करते हैं, क्यों हमारे जज्बात से खिलवाड़ करते हैं। तो 23 साल की एज में क्वालिफाई कर सकता था, 28 में चला गया। खैर है जी। तो स्टेप 4 में आपने अल्टरनेटिव सोचने हैं इमोशनल हुए बगैर। देखें मैं आपको बताता हूँ, अगर मैं पास कर जाता तो शायद आज ही आना होता, शायद किसी जगह जॉब कर रहा होता, शायद कुछ और, मतलब अल्लाह ने हमेशा बेस्ट प्लान किया हुआ होता है ना, लेकिन गलत टाइम पे गलत चीज के ऊपर डिस्कशन चल रही है हमारी। हम इस वक्त जी बिल्कुल, मैं अल्टरनेटिव की बात कर रहा था। ये ऐसे ही है जैसे एक बच्चा एफएससी करे और हम सोचें क्या क्या अल्टरनेटिव है। ये सोचे बगैर कि उसके वालिदैन के जज्बात क्या हैं, ये सोचे बगैर कि उसके वालिद बाय प्रोफेशन क्या है, ये सोचे बगैर कि उसके बड़े कजन ने क्या किया हुआ है। प्रॉब्लम ये है कि हमारे यहाँ कैरियर तो यूं चूज किया जाता है ना, वालिदैन क्या चाहते हैं, अब्बा जी ने क्या किया हुआ है,
बड़े कजन ने क्या किया हुआ है, माशरे में क्या चीज पसंद की जाती है, इन चीजों को साइड पे करने पहले देखने के एफएससी के बाद क्या हो सकता है जी, एफएससी के बाद ये 15 काम हो सकते हैं। कम से कम ऑप्शंस को एक्सप्लोर करते वक्त जज्बात और अखलाकियात और सारी चीजें साइड पे कर देनी है, फिर हर ऑप्शन पकड़ना है और देखना है कि अच्छा अखलाकी एतबार से, कमर्शियल एतबार से, सोसाइटी के एतबार से ये ऑप्शन कैसा है, ये ऑप्शन कैसा है, ये ऑप्शन कैसा है। तो अगेन अल्टरनेटिव जब सोचने हैं तो आपने विदाउट स्टेप 3 वाली वैल्यूज सोचनी है, ओपन होके, आजाद होके बिल्कुल। लेकिन जब स्टेप 5 में आना है तो वो वाली अखलाकियात की तरफ चले जाना है। यहाँ पे मेरे पास एक सवाल था कि सर स्टेप 2 के डिफरेंस पूछे थे, स्टेप 5 और स्टेप 6 में फर्क क्या है? स्टेप 5 में हम अल्टरनेटिव्स को अखलाकी एतबार से परख रहे हैं, ये कैसा है, ये कैसा है, ये कैसा है, यानी कि ये ऑप्शन सोसाइटी की नजर में कैसी है। मैं कह जी बच्चे को डॉक्टर बना लें, सोसाइटी की नजर में लोग कहेंगे अरे वाह उनका बच्चा तो मेडिकल में पढ़ रहा है, हमारा बच्चा नहीं पढ़ रहा, और पूरे मोहल्ले में जो है वो एक खुशी की लहर दौड़ जाएगी, वो कहेंगे जी गुप्ता साहब का बच्चा जो है वो मेडिकल में चला है। ठीक है, अब माशरे में खुशी की लहर दौड़ गई, ओके, माशरा सेटिस्फाइड, कॉन्सिक्वेंस क्या होगी? कॉन्सिक्वेंस ये है कि ये ऑप्शन चूज करने का एंड रिजल्ट क्या होगा आगे जाके। शायद बच्चा जो है वो उन हजारों लोगों की लिस्ट में चला जाए जो कि एक जगह पे बैठे हुए हैं और एक सैचुरेटेड मार्केट है, और जब तक वो अपना छोटा सा क्लिनिक नहीं कर लेता वो बेचारा सेटल ही नहीं हो पाएगा। तो कॉन्सिक्वेंस है कि ये ऑप्शन चूज करने से एंड क्या होगा, अल्टीमेटली इसके असरात क्या होंगे। और स्टेप 5 में आप कह रहे हैं कि इस ऑप्शन के जमाने के एतबार से इस ऑप्शन की फील कैसी है, लोग इस ऑप्शन को कंसिडर कैसा करते हैं। और अगले स्टेप में हमने क्या कहा कि ये ऑप्शन चूज करने से रिजल्ट क्या निकलेगा, यानी फॉर एग्जांपल भाई को उठा दूंगा तो जज्बाती एतबार से भाई को बुरा लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा कि मेरे भाई ने मेरी बात नहीं मानी। ये है स्टेप 5। और स्टेप 6 वो चपेड़ है जो वो उठने के बाद करा देगा। तो स्टेप 6 है कि इस ऑप्शन से रिजल्ट क्या निकलेगा, और स्टेप 5 ये है कि ये ऑप्शन लोगों की नजर में है कैसा। इधर से कुछ एक दो और सवाल भी थे सर, स्टेप 3 एक दफा बता दें जी, किसका 2 और 3? 2 और 3 दोनों का सेकंड पॉइंट मेरे से पूछा गया। 2 और 3 से एक दफा लेके चलते हैं। 2 में आइडेंटिफाई करें एथिकल इशू क्या है, एग्जामिन करें फैक्ट्स को, और ऑल थ्रेट टू कंप्लायंस विद फंडामेंटल प्रिंसिपल्स आर आइडेंटिफाइड एंड एक्सप्लेन्ड। आपके फंडामेंटल जो प्रिंसिपल्स हैं, इंटेग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, फलाना फलाना, उसके साथ जो थ्रेट्स हैं आप उनको वो कर देंगे, हाँ जी यहाँ मेरी ऑब्जेक्टिविटी मुतासर हो सकती है, प्रोफेशनलिज्म मुतासर हो सकती है, फलानी चीज मुतासर हो सकती है। ये है स्टेप 2 का सेकंड स्टेप। स्टेप 3 में हम जो प्रोफेशनल बिहेवियर है, प्रोफेशनल कोड ऑफ एथिक्स के हिसाब से हम उसको नॉर्म्स, प्रिंसिपल और वैल्यूज का दर्जा दे रहे हैं। यानी कि अब हमने क्या करना है, हमने कहना है हमने उस डिसीजन को पकड़ना है और उस डिसीजन को समाजी एतबार से देखना है, एथिकल एतबार से देखना है और प्रोफेशन के एतबार से देखना है। अब वो कहते हैं जब आप प्रोफेशन के एतबार से देख रहे हो तो प्रोफेशन के एतबार से देखते हुए आपने जो कोड ऑफ एथिक्स ने आपको चीजें बताई हैं, जो कोड ऑफ एथिक्स ने आपको कहा है ये सही है और ये गलत है, आपने उसको सही और गलत मानना है। हम कहते हैं ना समाज की नजर में क्या सही है, तो फिर कोड ऑफ एथिक्स की नजर में क्या सही है, समाज तो लोगों के जज्बात है हमें पता लग सकते हैं, कोड की नजर में क्या सही है और गलत है वो कोड पढ़ना पड़ेगा। कोड ने कुछ चीजों को मना किया होगा, कुछ खास चीजों को अलाउ किया होगा। जी, सिर्फ प्रोफेशनल कॉन्टेक्स्ट में आपने कोड को देखना है, इसलिए उन्होंने खास तौर पे कहा है, उन्होंने क्या देखें, प्लेसिंग द डिसीजन इज सोशल, स्टेप 3 का पहला स्टेप, एथिकल एंड ब्रैकेट में समटाइम्स, कभी कभार, प्रोफेशनल बिहेवियर का कॉन्टेक्स्ट। फिर उन्होंने कहा ऐसा ना हो कि आपको प्रोफेशनल बिहेवियर कॉन्टेक्स्ट समझना है, तो अगली लाइन में उन्होंने कहा इन लास्ट कॉन्टेक्स्ट, यानी कि प्रोफेशनल बिहेवियर के कॉन्टेक्स्ट में प्रोफेशनल कोड ऑफ एथिक्स या सोशल एक्सपेक्टेशन उस प्रोफेशन के लोगों की जो है उनको प्रिंसिपल, वैल्यूज और नॉर्म कंसीडर किया जाए। फिर सोसाइटी एट लार्ज नहीं देखें, फिर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को देखें कि उनके नजदीक क्या एथिकल है, वो किस चीज को सही मानते हैं, उनका कोड क्या कहता है। जी, थ्रेट की एग्जांपल, थ्रेट यही है कि जैसे हमने कहा कि आपने इंटेग्रिटी कंप्रोमाइज कर दी, किसी ने आके आपको थोड़ा सा लालच दिया और आपने ईमानदारी छोड़ दी और ऑब्जेक्टिविटी छोड़ दी, तो हम कहेंगे वो जो रुपए पैसे का उसने लालच दिया ये एक थ्रेट है।
थ्रेट्स के ऊपर आपका FR2 और ऑडिट जरा ज्यादा डिटेल से बात करते हैं, क्योंकि ये वो फ्रेमवर्क हमारे सिलेबस में नहीं डाला है कि अपने, हालांकि इस सब्जेक्ट में बनता था, तो मैंने सोचा कि इतने सारे सब्जेक्ट में ऑलरेडी है तो इधर क्या करना। तो वो थ्रेट्स यही होते हैं कि ऐसी सिचुएशंस होती हैं जिससे आप अपने फंडामेंटल पे किसी ना किसी वजह से कंप्रोमाइज कर रहे होते हैं। तो ये FR2 वाले थ्रेट्स अगर आपके जहन में हैं तो आप उनको जहन में रख सकते हैं, कंसिडर कर सकते हैं। जी इस मामले का वो फिगर बच्चों की उसके अंदर ये फंडामेंटल प्रिंसिपल जो ह्यूमन राइट्स को देखेंगे। जी, अब अगेन जब हम उन बच्चों वाली एग्जांपल में देखेंगे तो हम देखेंगे उस इलाके में क्या प्रोफेशनलिज्म है भी या नहीं। हो सकता है एक ऐसा इलाका हो जहाँ कोई प्रोफेशन ही ना हो, जहाँ कोई प्रोफेशनल नॉर्म्स ही ना हो, तो हो सकता है वहाँ प्रोफेशन को साइड पे रख दे और हम सिर्फ उस सोसाइटी को ही देख रहे हो। और अगर वहाँ कोई प्रोफेशन एग्जिस्ट करता है तो उस प्रोफेशन का कोड हमें क्या बताता है। कुछ चीजें दुनियावी एतबार से, समाजी एतबार से सही होती हैं, प्रोफेशन के एतबार से सही नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल एक चार्टर्ड अकाउंटेंट अगर जरूरत से ज्यादा एडवर्टाइजमेंट करे, कोड मना करता है। चार्टर्ड अकाउंटेंट आके सेल्फ लॉडेटरी स्टेटमेंट नहीं दे सकता। वो ये नहीं कर सकता कि एक कैमरे में आए और उसमें आके कहे मैं इस वक्त जो है पाकिस्तान का सबसे बड़ा लॉ का टीचर हूं, आए और मेरे से पढ़े और अफादियत हासिल करें। वो अपनी टीम को कहेगा कि नीचे कमेंट्स में लिखो कि ये जो ऊपर वाले अंकल है ना, ये सबसे बड़े वाले टीचर है। तो कहने का मतलब ये है कि एक ऐसी चीज, कोई भी प्रोफेशनल अपनी सर्विसेज बेच रहा होता है तो वो हमेशा क्लेम करता है कि वो एक अच्छा प्रोफेशनल है, वो अच्छी सर्विसेज देता है। बट चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ये आके पब्लिकली कमेंट नहीं करेंगे कि हमारी सर्विस बाकियों से बेहतर है। तो इसका मतलब है कि शायद सोसाइटी तो एक्सेप्ट करती है इस चीज को कि आप कहें जी बोल पाकिस्तान का सबसे जो है वो ज्यादा लाइव दिखाया जाने वाला चैनल है, और बोल सबसे पहले सबसे बड़ा वो टॉक शो, सबसे बड़ा फलाना, वो हर चीज में क्लेम करते हैं, तो वो आप एक्सेप्ट कर लेंगे क्योंकि वो सोसाइटी की नॉर्म्स है। लेकिन चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की नॉर्म नहीं है कि वो आके सेल्फ लॉडेटरी स्टेटमेंट्स दें, वो आके अपनी बड़ाई की बातें कर रहे हो। तो जब भी कोई किसी वीडियो में नजर आया और वो अपनी बड़ाई की ज्यादा बातें कर रहा हो तो थोड़ा तहकीक कर लिया करें, अक्सर वो चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं होता। क्यों? चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बहुत एहतियात करते हैं, बहुत छोटी से छोटी चीज पे भी एहतियात करनी पड़ती है। पिछले दिनों कुछ हमने सस्ती किताबें डेवलप की पास पेपर से रिलेटेड, और उसको एक्सप्लेन करने के लिए कि उसमें क्या है, मैं एक वीडियो में आया कि जब मैंने बताया कि हमने स्टूडेंट्स के लिए लो कॉस्ट किताबें बनाई हैं जो 200, 250, 300 रुपए टाइप की किताबें थी। उस वीडियो पे लोगों ने आके कहा कि जी आपने वीडियो में आके तशहीर की है बहुत ज्यादा, और ये चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के कोड ऑफ एथिक्स के अगेंस्ट जा रही है बात इस हद तक, जबकि उसके अंदर कहीं पे भी मैं कोई करोड़ों रुपए की प्रोडक्ट नहीं बेच रहा था, और मैं बेच भी नहीं रहा था, मैं बता रहा था कि भाई ये चीज है जो सस्ते में है और कॉस्ट टू कॉस्ट बेसिस पे हम स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल कर रहे हैं, और इसकी डिलीवरी चार्जेस वगैरह भी जो है वो हम इस वक्त अफोर्ड करने के उसमें है कि ठीक है जी ये फ्री। लेकिन कहने का मतलब है कि वो प्रोफेशन की नजर में वो अच्छा नहीं था, स्टूडेंट्स की नजर में शायद बहुत अच्छा हो। तो लोगों को वो वाली चीज भी अजीब सी लगी कि नहीं, आपने वीडियो में आके जो है वो जिस तरह से आप वो प्रोडक्ट्स डिस्प्ले करते हैं, आपने उस तरह वाली हरकत की है। तो इस हद तक वो होता है कि प्रोफेशन के नॉर्म्स कई दफा डिफरेंट होते हैं, वो छोटी सी छोटी बात पे भी सेंसिटिव होते हैं, और हो सकता है उनको शिकायत किसी और ने लगाई हो जिसकी किताबें ना चलती हो। जी, स्टेप 4 के सेकंड लाइन, खेलते रहो खेलते रहो, शाबाश। ये सेकंड लाइन पे बात हो चुकी है, ये बात हो चुकी है, हमें गुमराह नहीं किया जा सकता इस वक्त। दोबारा से देख लेते हैं। सबसे पहले फैक्ट्स, पहले देखिए मुद्दा क्या है। स्टेप 1 में किसी को कोई कंफ्यूजन है? स्टेप 1 में आपने इशू डिफाइन करना है, इशू के एथिक्स नहीं, इशू क्या है, प्रॉब्लम क्या है। भाई का दोस्त आया और भाई को उठाना पड़ रहा है, या भाई का दोस्त आया वो कह रहा है उठा दो, सर लेट आए हैं। और तीसरा इशू क्या था, वो नाइके जो है वो अफ्रीका में बच्चों से काम करवा रहे हैं। सेकंड था उसमें एथिकल मसला पता है, ठीक है, बच्चों से काम करवाना ये एथिकली अच्छा नहीं है। टीचर के लिए क्लास में लेट आना और बच्चों को कम पढ़ाना अच्छा नहीं है, ठीक है। और तीसरा, भाई भाई को जो है वो उसकी तबीयत खराब करना अच्छा नहीं है। फिर उसके बाद आप ये एथिकल इशू को सोसाइटी की नॉर्म्स के हिसाब से परखते कि ये इशू कैसा है, ये इशू कैसा है, ये इशू कैसा है, ये इस इशू में क्या क्या चीजें इन्वॉल्व है। फिर चौथे में आप देखते हैं कि आपके पास अल्टरनेटिव्स क्या है। पांचवें में हर अल्टरनेटिव को फिर सोसाइटी के एतबार से देखते हैं। छठे में आप उसके एंड रिजल्ट को देखने की कोशिश करते हैं कि अच्छा सोसाइटी के एतबार से तो बहुत अच्छा है, लेकिन अल्टीमेटली नुकसानदेह तो नहीं।
हमारे और आखिरी वाले में डिसीजन लेते हैं, और डिसीजन की लास्ट लाइन ये है कि दुनिया को पता लगे कि ये एक पढ़ा लिखा डिसीजन है, यस सर एक सियाने बंदे का सियाना फैसला है। स्टेप 5 में मैचिंग मोड जी जी, है ना, वो जो आपने पिछले उसमें कहा था कि कौन सी वाली एग्जांपल? नाइकी वाली, ठीक है, सही है, उसमें कहा था कि बच्चों को नाइकी कंपनी में कहेंगे हम पढ़ाएंगे और ठीक है, ठीक है। तो ये उनकी सोसाइटी में तो ऐसा नहीं है कि वो बच्चों को पढ़ाते हैं। हाँ, अब अगेन वही बात हो गई ना, नहीं हुई ना, तो हम नहीं जाएंगे उस तरफ। ये आपको लग रहा है ना, उनको नहीं लग रहा जिनके बच्चे हैं। आप तो दुश्मन के बच्चों को पढ़ाते रहते हैं, वो तो फिर जो है ना, तो कहने का मतलब है उनको जिनको पढ़ने का शौक ही नहीं आ रहा, आप जबरदस्ती कहेंगे मैं तुम्हें कुछ अच्छा करना चाहता हूँ, मैं तुम्हें पढ़ाना चाहता हूँ। उनकी सोसाइटी को बुरा लग रहा है कि भाई हमारे बच्चों को आप बिला वजह पढ़ा रहे हैं, हमने इनको मजदूर बनाना है, पढ़ने से इनकी जो है वो ताकत पे फर्क पड़ता है, इन्होंने अच्छे खासा ताकतवर इंसान बनना है। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन कंपनियां वो आती हैं, काम करवाती हैं, बच्चा बड़े होके लाखों कमाएगा, आप ऐसे स्कूल बेच के हजारों कमाने का कह रहे हैं। तो हो सकता है उस इलाके की नॉर्म्स फर्क हो, तो इसीलिए हमने ये कहा है कि पहले अल्टरनेटिव तो सोच लो। अल्टरनेटिव में आपके ध्यान में आएगा मैं इन बच्चों को स्कूल पढ़ा दूं, आपके ध्यान में आएगा कि मैं इन बच्चों के वालिदैन को ज्यादा पैसे देना शुरू कर दूं। जितने भी अल्टरनेटिव आ रहे हैं ना, अब उस इलाके की एक्सेप्टेबिलिटी के हिसाब से देखें। तो सर अगर बच्चों को ठीक है तुम काम ही करते हो और उनकी नॉर्म्स में मैच कर दिया और पॉसिबल उनके लिए ठीक है, तो ये भी एक अल्टरनेटिव है। तो फिर डिसीजन क्या लेंगे? डिसीजन लिए कि बच्चों से काम कराते रहे, ये भी तो एक डिसीजन है। आप लोग उसमें कॉस्ट अकाउंटिंग में डिसीजन लेते हैं ना कि चलते रहें या बंद कर दे, तो चलते रहना भी तो एक डिसीजन होता है। लेकिन उन्होंने वेल इन्फॉर्म्ड एथिकल डिसीजन, हाँ, तो वेल इन्फॉर्म्ड एथिकल डिसीजन है। आपने देखा जो हो रहा था, आपको लगा गलत हो रहा है, आपने अच्छी तरह से मॉडल अप्लाई किया और मॉडल अप्लाई करके कहा अल्हम्दुलिल्लाह गलत नहीं हो रहा था, मैं गुमराह हो गया था। तो अगर आप ये सारी वो करने के बाद, वर्किंग करने के बाद भी उसी नतीजे पे पहुंचे जो आप ऑलरेडी कर रहे हैं, तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द डिसीजन कि यस आई एम गोइंग टू कंटिन्यू दिस, क्योंकि अब मैंने इसके ऊपर ट्रिपल ए मॉडल अप्लाई करके देख लिया है कि ये ओवरऑल हर एतबार से कैसा है। जी, अगर किसी जगह एथिक्स और नॉर्म में फर्क आ जाए तो हम एथिक्स को प्रेफर करेंगे। इन्होंने कहा जी अगर एथिक्स कुछ और है और इस इलाके की नॉर्म्स कुछ और है तो हम एथिक्स को प्रेफर करेंगे, लेकिन एथिक्स भी उसी इलाके के एथिक्स को प्रेफर करेंगे। स्टेप नंबर 3 जो था उसमें क्या हुआ? प्रोफेशनल बिहेवियर कॉन्टेक्स्ट। जी जी, तो साउथ अफ्रीका में तो ऐसा कोई ऐसा साउथ अफ्रीका सॉरी अफ्रीकन कंट्री, हाँ तो ना हो, मैंने अभी थोड़ी पहले कहा ना कि समटाइम्स इसीलिए लिखा हुआ है कि आप हमेशा प्रोफेशनल कॉन्टेक्स्ट नहीं देखेंगे। अगर किसी जगह कोई प्रोफेशन नहीं है या कुछ प्रोफेशनल एक्सपेक्टेशन नहीं है तो आप उसको इग्नोर कर देंगे, आप सिर्फ एथिक्स की बात करेंगे और समाजियात की बात करेंगे। अगेन बात यही है ना कि आपने अपनी तरफ से ऐसा सोल्यूशन नहीं दे देना जो उधर के लोगों के लिए काबिल कबूल ना हो, आपको बिल्कुल ठीक लग रहा हो, ठीक है, लेकिन हो सकता है उस जगह के हिसाब से वहां के लोग उस चीज को पसंद ना करते हो। जी, डिसीजन डिफरेंट हो सकता है आप सारों के सामने केस स्टडी आए और आप अलग अलग नतीजे पे पहुंचे, लेकिन वो नतीजे पे पहुंचे होंगे अपनी गुफ्तगू से, आपकी गुफ्तगू जो है उससे पता लगेगा कि आपने उसको किस तरह से परखा है, किस नजरिए से देखा है। और ये सब्जेक्टिव मॉडल है, इसीलिए उन्होंने कहा कि यहाँ आपको ये जो आखिरी स्टेप है ना उसमें उन्होंने कहा देखिए जी आपको बड़ी सारी जजमेंट लगानी पड़ेगी यहाँ, ये सारा कुछ करने के बाद भी एक एब्सोल्यूट जवाब पे नहीं पहुंचेंगे, आप बेटर देन अदर जवाब पे पहुंचेंगे, जो गिवन सिचुएशन में आपको बेटर देन अदर जवाब लगा। ये एथिकल डायलेमा होता ही यही है ना कि आप कंफ्यूजन में है, मतलब आप कोई परफेक्ट राइट या परफेक्ट रॉन्ग नहीं है, समवेयर दरमियान में है, थोड़ा सा सही और थोड़ा सा गलत। अब थोड़ा सा सही और थोड़ा सा गलत में आपने ज्यादा सा सही और थोड़ा सा गलत की तरफ जा, न्यूट्रल से थोड़ा पॉजिटिव साइड पे, बेनोवलेंट न्यूट्रल। जी, जी स्टेप 2 में जो एथिकल इशू आइडेंटिफाई कर रहे हैं क्या वो एक ही होगा? कुछ केसेस में एक से ज्यादा हो सकते हैं। अगर आपको कोड ऑफ एथिक्स की कोई एग्जांपल आ जाए तो हो सकता है एक वक्त में हम प्रोफेशनलिज्म और ऑब्जेक्टिविटी दोनों को हिट कर रहा हूं, तो अब आप बता देंगे ऑब्जेक्टिविटी हिट हुई है, प्रोफेशनलिज्म हिट हुई है, तो एथिकल इशू कॉमनली एक ही होगा,
लेकिन अगर एग्जांपल कोई हमारे प्रोफेशन की आ जाती है, बिजनेस एनवायरनमेंट की आ जाती है, तो कोड ऑफ एथिक्स की अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग उन पांचों फैक्टर्स की है तो हो सकता है आप एक से ज्यादा चीजों को आइडेंटिफाई कर लें। एक मिनट जरा इधर भी सर, ट्रिपल ए अप्लाई करने से पहले नॉर्म्स, प्रिंसिपल एंड वैल्यूज पे ग्रिप लेनी होगी। यस, ट्रिपल ए मॉडल वही अप्लाई कर सकेगा जिसको पता हो कि उस इलाके की नॉर्म्स, वैल्यूज और वो चीजें क्या हैं। नहीं पता तो फिर आप कभी भी मॉडल अच्छा नहीं लगा सकते। सर, नॉर्म्स हैं कि चाइल्ड लेबर कोई इशू नहीं है, लेकिन लॉ मना करता है। देखिए, अगर तो लॉ ने मना किया ना तो ये डिस्कशन ही खत्म है। स्टेप वन तो ये है कि अगर एक चीज इलीगल है तो बस फिर बहस ही नहीं है कि उसमें ज्यादा एथिकल क्या और कम एथिकल क्या। कानून ने मना कर दिया, सिरे से खत्म। कानून ने मना नहीं किया। अब आप देखेंगे कि कानून ने मना नहीं किया, लेकिन कुछ लोगों को पसंद है, कुछ को नहीं पसंद, या आपको लग रहा है कि अच्छा है और कभी कभी लग रहा है बुरा है, तो फिर आप ये वाला मॉडल अप्लाई कर रहे हैं। कानून ने मना कर दिया तो वो तो फिर आप इस मॉडल तरफ आएंगे नहीं, आपका ये मॉडल बिल्कुल ही वॉइड हो जाएगा। सर, हर किसी की जजमेंट डिफरेंट होगी, आंसर उसी के अकॉर्डिंग ठीक होगा या स्टैंडर्डाइज आंसर प्रेफर किया जाएगा। देखिए, जब आप इतने सारी चीजें लगा रहे होंगे ना तो शायद 7 अल्टरनेटिव में से 2 में से कोई एक ज्यादा चूज हो रहा होगा। बात समझ रहे हैं? तो कहने का मतलब ये है कि इसका जवाब जो है वो लोगों का फर्क हो सकता है, लेकिन बहुत ज्यादा फर्क नहीं होगा, क्योंकि आपने 2-3 फिल्टर लगा के अपने उन ऑप्शंस को फिल्टर करते 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 थोड़ा सा कम कर लिया, उस कम पे चलेंगे। जी सर, इस मॉडल का केस एथिकल डायलेमा ही लग रहा है। जी बिल्कुल, यकीन माने एथिकल डायलेमा के एंड पे हमने कहा था कि 3 इसको रिजॉल्व करने के मॉडल होते हैं। एक आईकेप ने बताया, और हमारी किताब ने आईकेप का कोड ऑफ एथिक्स बताते हुए वो मॉडल नहीं बताया। उसको हम कहते हैं कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क, जो आप FR2 और ऑडिट में पढ़ते हैं। दूसरा मॉडल ट्रिपल ए, तीसरा ट्रकर का मॉडल, जो आज का हमारा टारगेट है इंशाल्लाह। छोटा सा, बहुत ही छोटा सा मॉडल है वो बेचारा। जी, क्या चीज? इसकी केस स्टडी कर सकते हैं। जी बिल्कुल, मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी बताया, उससे पहले भी बताया और कल भी बताया कि आपके पास किताब में चैप्टर 9 के एंड पे बहुत सारी केस स्टडीज दी हुई है इन्हीं 2 मॉडल्स की। किस पे? कि नहीं, असल में आप कह रहे हैं दूसरे मॉडल के ज्यादा है, तो आप वो दूसरा मॉडल के केस स्टडी उठा के इस मॉडल पे अप्लाई करते हैं। केस स्टडी दी हुई है ना, उन्होंने कहा इसको आप सॉल्व करें। जी केस स्टडी एक दफा पहले ये सारे पढ़ तो लें, यानी कि ये दूसरा वाला मॉडल भी कवर हो जाए। कल अगर मौका मिलता है तो कल इस पे डिस्कशन कर लेते हैं, क्योंकि आगे पढ़ना भी है ना। जी, और अगर आप गौर से देखें तो कल मैं 3 एग्जांपल साथ लेके चला हूं। फिर अभी आपको मैं ओवर वीकेंड, मेरे अंडरस्टैंडिंग ये है कि आप लोग तसल्ली से पढ़ते हैं। मेरी अजम्पशन नहीं है कि आप क्लास के साथ साथ पास पेपर्स या सवाल भी कर रहे होंगे। हर बंदा उतना फुर्तीला नहीं है, हो सकता है आप में से कुछ ने पढ़ा हो, कुछ ने ना पढ़ा हो। तो वो लोग ऐसे मुंह चुक के बैठे हुए होंगे कि पता नहीं क्या बात हो रही है। कि मैं कहूंगा देखें जी, दरख्तों के काटने वाला जो मसला है उसमें वो ऐसे करके वैसे, तो वो बच्चे तो चहक उठेंगे जिन्होंने दरख्त काटने वाले सवाल को पढ़ा हुआ है, लेकिन बाकियों ने नहीं पढ़ा हुआ। तो इसलिए ये थोड़ा सा, मतलब थोड़ा सा जल्दी है। अगर ये लोग कमिट कर देते हैं कि कल तक कुछ सवाल पढ़ाएंगे तो कल थोड़ी सी डिस्कशन कर लेते हैं, पढ़ाएंगे, डन। इसका ये मतलब नहीं कि हमने आगे नहीं पढ़ना, हमने आगे तो पढ़ना है। सर, ये मॉडल पीटर ने तो नहीं दिया, ये एक वो है एसोसिएशन। कुछ मॉडल्स ऐसे होते हैं जो इदारे देते हैं, जैसे बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप, वो एक इदारा होता है। और कुछ मॉडल ऐसे होते हैं जो इंडिविजुअल देते हैं, जैसे पोर्टर। तो ये इदारे ने दिया है, अमेरिकन एसोसिएशन। जी, अगेन वही बात है कि उसके अंदर किसने रिसर्च की, हम नाम याद रखते हैं इदारे का, तो ये ट्रिपल ए मॉडल यानी अमेरिकन अकाउंटिंग एसोसिएशन मॉडल, ये मॉडल हमें समझ आ गया। और नॉर्म्स और अल्टरनेटिव्स की डिस्कशन भी बड़ी थोरो हमारी हुई। चले ठीक है, एक दफा मुझे पढ़ाने तो दें आगे। आप इस चक्कर में क्यों है कि हम अभी यही वो करते रहें और उसके बाद, और अगेन आपको फिर हलवा चाहिए, फिर पढ़ के सारी स्टडीज आए ना, केस स्टडीज मेहनत करनी है तो सही से करें, ताकि कल आप कहेंगे सर केस स्टडी नंबर 4 में मसला था, वो भाई कहे सर 5 में मसला था, वो कहे 1 में मसला था। मैं कहूँ चलो सारी केस स्टडीज देखते हैं। क्लास आपस में ही एग्री नहीं कर रही, यही तो एथिकल डायलेमा है। मैं केस स्टडी शुरू करूं तो कुछ को अच्छा लगेगा, कुछ को बुरा लगेगा।
आप समझ आया कि मसला क्या था? मसला ये कि एक दफा इन सारों को पढ़ने का मौका देना है, ठीक, जो आगे ही नहीं पढ़ाने दे रहे। चलें जी, एक स्टेप आगे चलते हैं। मेरे ख्याल में केस स्टडी का जरा ज्यादा बेहतर ऑप्शन ये है कि एक दफा ये चैप्टर खत्म हो गया हो, लोगों ने इसे टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार कर लिया हो, ओवर वीकेंड इसके सवाल देख लिए, क्योंकि हर बच्चा साथ साथ नहीं पढ़ रहा, और खासतौर पे जब न्यूमेरिकल भी सब्जेक्ट चल रहा होता है तो थ्योरी बेचारा जो है ना वो साइड पे हो जाता है कहीं, उसको देखा जाए। दो मजीद एग्जांपल्स उन्हीं में से ही मैं वीडियो फॉर्म में, मैंने आपको कहा कि मैं वीडियो में भी कुछ अपलोड कर दूं, वीडियो फॉर्म में भी ओवर वीकेंड आप लोगों को एक्स्ट्रा से मिल जाए, ताकि आपको एक सवाल पे डिस्कशन कैसे करनी है, बात कैसे करनी है, थोड़ा सा वो फ्रेमवर्क भी मिल जाए। और उसके बाद जब आप फिर आएंगे और उस नेक्स्ट वर्किंग डे जब हम आएंगे तो वो एक पढ़ी लिखी डिस्कशन होगी, जिसमें सबको मॉडल भी आते होंगे, टेस्ट लेवल की तैयारी भी होगी, कुछ सवाल देखे भी होंगे, कुछ लिख के भी किए होंगे, और टेस्ट में भी एक दो सवाल लिख के किए होंगे, और वो 2 वीडियोस भी देखी होंगी। फिर जो बात है ना वो जरा ज्यादा पढ़ी लिखी होगी। फिर वो आखिरी वाली लाइन नहीं थी कि माना जाएगा कि वो एक पढ़ा लिखा फैसला है, तो उस पढ़े लिखे फैसले की तरफ जाएंगे, रादर देन कि एक दो बच्चे जो तेज हैं वो पढ़ रहे हैं और वो परेशान है और बाकी बच्चे उनके सवालों में परेशान है। तो इस वक्त मैं बाकी बच्चों को कम से कम ये मौका जरूर दूंगा कि उनको चांस मिले, वो पढ़े ना पढ़े लेकिन कम से कम उनको चांस जरूर मिले। मुझे ये गिला ना हो कि अगर बच्चों के पास टाइम होता तो शायद ये पढ़ गए होते। ठीक है जी। ट्रकर भाई साहब एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव से है। इसने कहा भाई सीधी सी बात है, कोई भी मामला उठाओ, 5 सवाल पूछो। पहला सवाल, इज इट प्रॉफिटेबल? जो भी बात हो रही है जी, ठीक, एक दफा अभी पहले सेंटेंस में हो कि बच्चे जो है वो सजेस्ट करना शुरू करते थे, सर अगर आप यूं चलेंगे तो ज्यादा बेहतर तरीके से लेक्चर होगा। भाई मुझे माहौल तो बनाने दें, मैंने एक क्विक सी वो बात करनी है और उसके बाद एक एक करके सारों पर डिटेल से डिस्कशन करनी है। ठीक है जी, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जो है वो मुझे थोड़ा सा पढ़ाने का मौका देंगे, यकीन करें मैं थोड़ा सा बेहतर पढ़ा सकता हूँ। ठीक हो गया जी। कोई भी इशू है तो 5 छोटे छोटे से क्विक सवाल। क्या वो प्रॉफिटेबल है? जो भी मामला सामने है, क्या उसमें कोई प्रॉफिट इन्वॉल्व है? क्या वो लीगल है? क्या वो फेयर है? क्या वो राइट है? और क्या वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ जाता लग रहा है? अब इसमें कुछ अजीब अजीब सी बातें हैं। क्या वो प्रॉफिटेबल है? ये मार्केट की वैल्यूज के हिसाब से देखें, यानी आप जो डिसीजन लेने लगे हैं, क्या वो प्रॉफिटेबल है? उसमें प्रॉफिट कितना है मार्केट के हिसाब से? फॉर एग्जांपल टीचर को आके किताबों का की प्रमोशन नहीं करनी चाहिए। सवाल ये है कि क्या वो प्रॉफिटेबल है? अगर तो उसमें बहुत ज्यादा तूफानी करोड़ों के प्रॉफिट इन्वॉल्व हैं तो शायद ये अब इसने बाजारी हरकत कर दी बंदे ने, कि उसने कमर्शियल प्रोडक्ट बेचने की कोशिश की। तो और अगर वो कमर्शियल प्रोडक्ट नहीं है, अगर वो बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल नहीं है, या उसमें कोई बहुत ज्यादा कमर्शियल सेंस इन्वॉल्व नहीं है, तो चीज थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से इंटरप्रेट की जाती है। तो सबसे पहला सवाल ये है कि क्या वो प्रॉफिटेबल है। नंबर 2, क्या वो लीगल है? ये लाइन तो नहीं समझाने की जरूरत, कानूनी एतबार से देखेंगे कि क्या है और किस तरह से। एग्जाम्पल अभी लेके चलेंगे सारी। जी, लीगल के ऊपर आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? जी 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 बिल्कुल, हम लॉ को नहीं देखेंगे क्योंकि लॉ हमें मना कर चुका होगा। आपको याद है ट्रिपल ए मॉडल लगाने से पहले, अभी थोड़ा पहले सवाल आया कि अगर एक चीज कानून में मना है और एथिक्स अलाउ कर रहे हैं, तो मैं कहूंगा जब कानून ने मना कर दिया तो अब हम ट्रिपल ए मॉडल की तरफ जाएंगे ही नहीं। अच्छा, ट्रिपल ए मॉडल का तो प्री रेक्विजिट है कि हम जो डिस्कशन कर रहे हैं कानूनी चीज पे कर रहे हैं। ट्रकर मॉडल ने कानून को मॉडल के अंदर ही फिट कर दिया कि जो कर रहे हैं क्या वो लीगल भी है। तो इसका मतलब अगर इस सवाल का जवाब नहीं है तो उसी तरह का एब्सोल्यूट नो है जिस तरह से इससे पीछे हमारा इनकार था। ठीक, तो दूसरा सवाल, क्या वो कानूनी तौर पे ठीक है जो हम कर रहे हैं। तीसरा, क्या ये फेयर है? फेयर का मतलब होता है हमेशा यूजर्स के पर्सपेक्टिव से। फेयरनेस जो है वो यही होती है कि यूजर उसको कैसा समझते हैं, लोगों की नजर में कैसा है। इज इट राइट? मेरी नजर में कैसा है। ये दो अलग अलग नजरें। मैं जिसको सही मानता हूं मैं उसे राइट कहता हूं, और लोग जिसको सही मानते हैं मैं उसे फेयर कहता हूं। कि लोगों के लिए फेयर क्या है और मेरी नजर में राइट क्या है। तो राइट मेरी पर्सनल वैल्यूज है और फेयर समाजी वैल्यूज है, सोशल वैल्यूज के समाज क्या कहता है उस चीज के बारे में। देन एनवायरमेंटल वैल्यूज, इज इट सस्टेनेबल डेवलपमेंट?
क्या वो लॉन्ग टर्म में सस्टेनेबल एनवायरनमेंट जनरेट कर रहा है? ये सवाल अक्सर बेकार हो जाता है, नॉट एप्लीकेबल हो जाता है। इसके पांचों सवाल हमेशा नहीं होंगे, ये स्टेप्स नहीं है कि पहले ऐसा करो फिर ऐसा करो फिर ऐसा करो। ये 5 सवाल हैं, किसी सिनेरियो को इन 5 सवालों के कॉन्टेक्स्ट में देखें, जिस सवाल का जवाब एप्लीकेबल नहीं है उसे साइड पे कर दें। नाइकी बच्चों से काम करवा रहा था, देखते हैं। पहली बात, प्रॉफिटेबल, बच्चे सस्ते होते हैं बड़े महंगे होते हैं, प्रॉफिटेबल तो है। सर एक और सेंस भी इसमें आ सकती है कि अगर वो बच्चों को यानी कि मिसाल के तौर पर साथ कह रहे हैं कि हम उसको तालीम भी दें तो उससे उनकी मार्केट में और ज्यादा गुडविल जनरेट होगी, जिससे ज्यादा और भी ठीक है। अगेन जो प्रॉफिट है वो सिंपल सामने की मार्केट के है, समाजी एतबार थोड़ा सा डिफरेंट है। मतलब लॉन्गर रन में समाजी एतबार हमेशा प्रॉफिटेबल होता है। तो पहली चीज, मार्केट के हिसाब से, प्रॉफिट के हिसाब से बच्चों से काम लेने का मतलब है सस्ता। मतलब जो उन्होंने काम किया है वो मार्केट हिसाब से, कमर्शियल एतबार से प्रॉफिटेबल चीज है। इसका मतलब जो कर रहे हैं उसमें कमर्शियल सेंस तो है। भाई एक बंदा जो है वो अपनी शादी जो है वो बड़ी धूमधाम से करे, बेटे की शादी बहुत धूमधाम से करे। बेटी की शादी के वक्त है कि इस्लामिक इकदार का ख्याल रखते हुए मैं इसको जो है वो सिंपल बस जो है वो एक सूटकेस के साथ रवाना करूंगा। और मैं नहीं मानता, ये बड़ी अजीब सी बात है, इस्लाम जब कहता है कि शादियां सादा होनी चाहिए तो ये एक सादा शादी होनी चाहिए। तो अब अगेन हम ये कहेंगे कि जहां ज्यादा खर्चा लगना था, जहां तुम्हें टेंशन थी, वहां इस्लामियात आ गया। हो सकता है तब अकल आ गई हो, अब इस पे तो कुछ नहीं कह सकते, हो सकता है वाकई अकल आ गई हो। लेकिन कहने का मतलब ये है कि फिर समाजी एतबार से जब देखेंगे तो लोग कहेंगे कि यार ठीक है, बेटे की शादी पे स्टैंडर्ड्स और बेटी की शादी पे स्टैंडर्ड्स और। तो अगेन ये कुछ मामले हो जाते हैं। तो पहली बात ये है कि क्या उसमें कोई कमर्शियल सेंस है? बच्ची की शादी सादगी से करने में बहरहाल पैसे बचते हैं, तो कम से कम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से ये ऑप्शन पैसे बचा रही है। जैसे बच्चों से लेबर लेना कहीं ना कहीं कमर्शियली इदारे के लिए अच्छा तो है ना, सस्ती लेबर इदारे को प्रॉफिट तो ज्यादा देगी। तो पहली बात ये कि प्रॉफिट का कॉन्टेक्स्ट क्या है। दूसरा, लीगल कॉन्टेक्स्ट क्या है, कानून ने उस इलाके में कानून ने मना किया या नहीं किया। अगर वहां कानून नहीं है तो ये सवाल पे आ गया N/A, नॉट एप्लीकेबल, कि वहां कानून कुछ नहीं कह रहा। तीसरा, फेयर, वहां के लोगों के हिसाब से कैसा है, वहां के लोगों को आदत है वो बच्चों से काम करवाते हैं, फेयर है। प्रॉफिटेबल है, यस। लीगल इलीगल का नॉट एप्लीकेबल हो गया, फेयर भी है। राइट, कंपनी के हिसाब से राइट है या नहीं। कंपनी चूंकि उन बच्चों को पढ़ाने की भी नियत रखती है, उन बच्चों को डेवलप करने की नियत रखती है, उनको एक्सप्लॉइट होने से बचाने की नियत रखती है, तो कंपनी की नजर में वो सही है। जी, पर्सनल वैल्यूज का मतलब है मेरी नजर। अब मैं जिस कंपनी की एग्जांपल दे रहा हूं तो कंपनी की नजर, ये दो है ना, फेयर है दुनिया की नजर में कैसा है और राइट है मेरी नजर में कैसा है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, अब अगेन ये सवाल ही नहीं समझ आएगा अक्सर जगह तो, यानी उस डिसीजन की तरफ जाने से क्या एनवायरनमेंट प्रोटेक्ट होगी, क्या उस डिसीजन से आप लॉन्ग रन में अपनी माहौल की जो वो फिजिकल माहौल है कि आप उसे बचा रहे हैं। अब मेरे वाले इस सवाल में ये चीज काम की नहीं है, लेकिन एक फैक्ट्री जिसके ऊपर से धुआं निकल रहा है उस पर चिमनी लगाई जाए या ना लगाई जाए, इसमें कहीं ना कहीं इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट आ जाएगा। तो ये 5 सवाल हमेशा वैलिड नहीं होंगे, और केस स्टडी भी आए तो आप कहेंगे कि इस केस स्टडी में ये 2 सवाल एप्लीकेबल नहीं है, ये 3 सवाल का ये जवाब है मेरे पास। क्योंकि असल में होना क्या है, होना ये है कि सारे जवाब आने हैं आपके पास, फिर उन सारे जवाबों को कलेक्टिवली आपने देखना है और अब सोचना है कि जो आपका फैसला है वो ओवरऑल कैसा है। जी, अगेन वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट बहरहाल एनवायरनमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं होगी। हाँ, यहाँ हमने एनवायरमेंटल वैल्यूज देखनी है, क्योंकि वो वाली बात भी अगेन घूमती फिरती सोशल वैल्यूज पे चली जाएगी। तो इस वक्त ये जो 5वां पॉइंट है ना, ये प्योर हमारी फिजिकल एनवायरनमेंट से रिलेट करता है। बहुत सारे एथिकल इश्यूज ऐसे होते हैं जिसका एंड रिजल्ट ये होता है कि आपकी जो एनवायरनमेंट है वो, फॉर एग्जांपल इस सड़क पे जहाँ पे लोगों के घर मौजूद हो, वहां पे एक सीए का कॉलेज हो या ना हो, जिसके शोर से लोग डिस्टर्ब हो सकते हो, तो हम एक फिजिकल शोर क्रिएट कर रहे हैं, हम अपनी फिजिकल एनवायरनमेंट को डैमेज कर रहे हैं।
ठीक है भाई, बहुत दूर चले गए। उन्होंने कहा ज्यादा बच्चे काम करेंगे, ज्यादा प्रोडक्ट्स बनेंगी, ज्यादा फैक्ट्री चलेगी, ज्यादा धुआं निकलेगा, ठीक है, ज्यादा पानी आएगा तो ज्यादा बारिश होगी। अच्छा, अगर वो बच्चे काम नहीं करेंगे और बड़े काम करेंगे तो भी उतना ही धुआं निकलेगा, ज्यादा। ठीक है, ये कह रहे हैं जब बच्चे होंगे तो सस्ते होंगे, तो सस्ते होंगे तो आप ज्यादा बच्चों को काम पे लगाएंगे, ज्यादा को काम पे लगाएंगे तो ज्यादा प्रोडक्शन होगी, और ज्यादा प्रोडक्शन होगी, कंपनी उतनी ही प्रोडक्शन करेगी जितनी उसकी डिमांड है। कंपनी नहीं है नहीं देखना कि सस्ता लेबर मिल गया चलो 5000 एक्स्ट्रा यूनिट बना लेते हैं। कंपनी के जो बजट है वो सेल्स बजट से कहानी शुरू होती है। अभी आप लोग बजटिंग पे पता नहीं पहुंचे, तो वो सेल्स बजट से ही सारे वर्किंग बैक करके हम एंड तक पहुंचते हैं। जी एक दफा जरा ऑनलाइन में भी, सब बच्चे दो ही अच्छे हैं, ये कहाँ से है, ये अलग दुनिया में पैर है। सर क्या ये मॉडल शेयर होल्डर्स के लिए है? शेयर होल्डर स्टेक होल्डर में क्या डिफरेंस है? जी क्या ये शेयर होल्डर के लिए नहीं, ये शेयर होल्डर्स के लिए नहीं है, ये जिसने मॉडल अप्लाई करना है उसके लिए है, ये देखने के लिए कि वो एक ऐसा मॉडल उठाए जो कि कहीं ना कहीं एथिक्स के दायरे में रह के काम करता हो। शेयर होल्डर सिर्फ एक आपकी कंपनी के शेयर्स का खरीदार होता है। स्टेक होल्डर हर वो शख्स है जिसका इदारे से कोई ताल्लुक है। जैसे आप स्टूडेंट्स हैं, आप कॉलेज के लिए स्टेक होल्डर हैं, हम टीचर, हम कॉलेज के लिए स्टेक होल्डर हैं, लेकिन ना आप शेयर होल्डर हैं ना मैं शेयर होल्डर हूँ। ऑल्दो आपके जहन में ये होता है कि मैं शेयर होल्डर हूँ, हालांकि मैं ऐसा नहीं हूँ। जब मैं शेयर होल्डर हूँ ना आपको खुल के पता लगेगा, मैं खुद इंटरनेट पे आके बताऊंगा हाँ जी ये फलाना कॉलेज में मेरा हिस्सा, अगर होगा। मैं शरीफ आदमी अभी फिलहाल आज की डेट में मैं एक शरीफ आदमी हूँ जी। तो शेयर होल्डर का मतलब है जिसके पास शेयर्स। और चले ठीक है, इससे पहले कि आप मेरे जुमले को वो करके कहेंगे जी आपका फलाना सीए फाइनल में मेरी इनके साथ पार्टनरशिप है, उधर मैं एम्प्लॉय नहीं हूँ, तो चलो आप ऐसा ना वो हो गया आप कहें लो जी सर तो जो है वो एक जगह उन्होंने कहा था कि सीए फाइनल जो है उस तरह से, तो वो अलग चक्कर है, लेकिन उधर भी मेरे पास शेयर्स नहीं है। शेयर बड़ी महंगी चीज होता है, बड़ा महंगा इदारा है भाई, अरबों की प्रॉपर्टी है इनकी जी। जब यानी कि ये टक्कर मॉडल हमने अप्लाई करना है 500 ये 5 साल है, ये हमारे फेवर में होने चाहिए, कोई मेजॉरिटी पे जी इन्होंने कहा ये 500 सवाल फेवर में होने चाहिए, आप 500 सवालों का जवाब निकालेंगे, और अगर 500 फेवर में होते तो एथिकल कंफ्यूजन ही क्या थी? कंफ्यूजन ही ये होती है कि जब किसी एस्पेक्ट से चीज अच्छी है किसी के हिसाब से बुरी, आप कलेक्टिवली देखते हैं, समाजी एतबार फलाना एतबार फलाना एतबार फलाना, मेरे एतबार से कैसी है, उनके एतबार से कैसी है फलाना। मुझे अच्छा लग रहा है बच्चों को पढ़ाना, उन बच्चों को ना पढ़ना अच्छा लग रहा है ना उनके वालिदैन को पढ़ना अच्छा लग रहा है कि वो पढ़ रहे हैं, तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर रही हैं। अब एंड पे देखेंगे कि अच्छा तीसरी वैल्यू क्या है, तो कलेक्टिव आपने डिसीजन लेना है जी। ठीक है जी, अब अगेन हम अगर पेपर में फंस जाए बुरी तरह से और हम एक जगह आ गए और हमसे कुछ ही अंग्रेजी नहीं लिखी जा रही, तो फिर चले जाएं बहुत ही लॉन्ग रन दुनिया में। जैसे हम कहें कि अगर ये बच्चे पढ़ गए तो ये बच्चे बड़े होके एक अच्छा माशरा क्रिएट करेंगे, वो अच्छा माशरा ऐसा होगा जो कि एथिक्स को समझता होगा, और वो अच्छा माशरा एनवायरनमेंट को डैमेज नहीं करता होगा, तो इसका मतलब है ये सस्टेनेबल। तो मतलब इतना दूर तक नहीं जाना, थोड़ा सा दायरे में रह के काम करना है, लेकिन अगर कुछ नहीं समझ आ रहा तो कुछ ना लिखने से बेहतर है, खाली लाइन छोड़ने से बेहतर है कि आप ये लिख दें, एग्जामिनर को हो सकता है कोई उसमें से आधी एक बात अच्छी लग जाए, वो क्या बच्चे ने कोशिश तो की है, चलो कोई पाइया नंबर दे देते हैं, तो कोई आधा नंबर पाइया नंबर कुछ ना कुछ मतलब आपको उसके वो तो मिल जाए। सर बच्चे लेस एफिशिएंट भी तो हो सकते हैं, अगर बच्चे अगर सस्ते हैं तो लेस एफिशिएंट भी होंगे, तो इसका मतलब कंपनी को डिसीजन लेना होगा कि उनकी प्रोडक्टिविटी कितनी है और वो पैसे कितने ले रहे हैं। फिर वो कॉस्ट अकाउंटिंग का सवाल बन जाएगा कि अगर हमारी लेबर 60% लेस एफिशिएंट है और हम उनको 40% ज्यादा पैसे देते हैं, या 40% कम पैसे देते हैं और 60% कम एफिशिएंट है, तो बताओ ये घाटे का सौदा है या नहीं है? फिर आप वो सारी कैलकुलेशन करने के बाद जो है वो जवाब निकाल लो। जी कितने क्वेश्चंस के आंसर से पता लगेगा? पांचों अगर एप्लीकेबल हो, नहीं तो जितने एप्लीकेबल हो, जितने एप्लीकेबल हो। अगर एक सिनेरियो में सिर्फ एक सवाल लग रहा है तो वो एक सवाल जिस तरफ है वो फैसला है जी। 5 सवाल जनरेट हो रहे हैं और 5 में से कुछ के जवाब होंगे कुछ के नहीं होंगे, जिनके नहीं है उनको साइड पे कर दिया, 3 के हैं, 3 में से 2 अच्छी साइड पे आ रहे हैं, एक बुरी साइड पे आ रहा है। अब ओवरऑल देखा, असल में आप मुझे आगे जाने दें तो मैं आपको बताऊं ना कि इस परस्पेक्टिव में देखना है।
आप लोग तो अभी समझ रहे हैं, सारा मॉडल एक्सप्लेन हो गया। असल तो मॉडल में मैंने आपको ये वैल्यू जजमेंट, रूल एथिक्स और यूटिलिटेरियनिज्म के हिसाब से बताने के सवालों को कैसे परखना है, लेकिन आप लोगों वो आपका कसूर है। मैं तो आपको कहता कि मैं पढ़ाऊंगा, आप लोग बीच बीच में सवाल पूछ रहे हैं जी। क्वेश्चन का सीक्वेंस कोई भी रख ले, कोई मसला नहीं। ये 5 सवाल है, ये तरतीब नहीं है, ये 5 सवाल है। आपको जो सवाल पेपर में लिखना, एक्सप्लेन करना ज्यादा आसान लगता है, आप सबसे पहले वो सवाल लिख ले। जैसे सोशल सबसे आसान होता है एक्सप्लेन करना, और आप लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने जा रहे हैं तो आपके लिए मार्केट भी सबसे आसान होता है जी। अगेन एक सवाल आया है, बिल्कुल सही कहा। अब ये सही और गलत का फैसला कैसे होगा, जब आप मुझे समझाने देंगे कि सही और गलत को परखना कैसे है। अभी अगेन मैं तेजी से गुजर रहा था, और इसीलिए गुजर रहा था कि हमने आगे आके पहले सही और गलत का सांचा भी तो डिफाइन करना है। सही और गलत का सांचा है वैल्यू जजमेंट। एक सवाल में कब सही कहना है और कब गलत कहना है, ये 2 तरीके हैं सोचने के। एक को हम कहते हैं रूल एथिक्स और एक को हम कहते हैं यूटिलिटेरियनिज्म। अगर आपको याद हो तो ये लफ्ज मैंने कोई 3-4 लेक्चर पहले एक्सप्लेन किया था। सुना सुना सा तो लग रहा है, यहाँ नहीं पढ़ा। अगर मैं वो वीडियो क्लिप काट के आपको दिखा दूं, मैंने खासतौर पे उस वक्त आपके दिमाग में ये लफ्ज डाला था, मैं एक्सप्लेन करता हूँ, शायद आपको याद आ जाए। अल्टीमेटली एक चीज सोसाइटी के लिए अगर अच्छी है, उसमें कुछ गलत भी हुआ है, कुछ सही भी हुआ है, लेकिन मुल्क को फायदा हुआ है। ठीक है, इसाक डार की एग्जांपल दी थी मैंने मलिक रियाज की एग्जांपल दी थी, कब्जा लोगों को नहीं, इसलिए कि ऑनलाइन इस वक्त उसके सेशन ही नहीं चल रहे, वो जनवरी में चलेंगे। एमएफए की लाइव क्लास है इस वक्त, एक ही चल रही है। चलें, यूटिलिटेरियनिज्म और रूल एथिक्स दोनों में फर्क क्या है। अब कसूर आपका है कि आपके गैर जरूरी सवालों से चीज आगे गई है। अभी मैं आपको सही और गलत का बताना चाहता, आप सवालों में अटके हुए थे, और मैंने आपको शुरू से ही वार्न किया कि भाई मुझे आगे जाने दें, मैं पहले आपको समझाऊं फिर। तो आप लोगों ने इस वजह से ये लेक्चर अगले दिन पे भी डाल दिया, यानी कि अगले दिन भी बहुत सारी कंफ्यूजन में आप रहेंगे, क्योंकि अब आप जल्दी में पढ़ना चाहेंगे, लेकिन मेरे पास बहुत टाइम है। रूल एथिक्स, रूल एथिक्स इंटेंड टू फॉलो द ड्यूटी एंड नॉर्म्स रेलेवेंट टू द प्रॉब्लम। किसी भी चीज से रिलेटेड जो ड्यूटी है और नॉर्म्स हैं वो क्या कहते हैं। इंटेंडेड डिसीजन इज असेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ लॉ ऑफ द लैंड or company stated policies or professional code. It appears easier to see the decision as right or wrong on the basis of legal value, or legally right decision may not produce social personal values for ethical decision. रूल एथिक्स देखने का एक नजरिया ये है कि आप कानून के एतबार से देखें, पॉलिसी के एतबार से देखें। एक बच्चा आके कहता है कि जी वो मेरी फीस शिफ्ट कर दे, मेरी फीस फ्रीज कर दे, और मैं गरीब बच्चा हूं, मुझे अगली दफा उसी फीस में पढ़ा दें। रूल एथिक्स ही कहेंगे कि रूल्स के एतबार से उस बच्चे को अकोमोडेट करना गलत है, अनएथिकल है। गलत एक्सपेक्टेशन डेवलप होगी, सारे बच्चे बिला वजह अपनी फीस फ्रीज कराना शुरू कर देंगे। वो जब बच्चा जो पढ़ना चाहता था उसे कहेगा यार वो फीस फ्रीज तो जो है ना, थोड़ी सी बात करो, तो बगैर खर्चे की हो जाती है, तुम्हें नहीं लगता तुमसे पढ़ाई नहीं हो रही। वो कहेगा हाँ मुझे लग तो रहा है, इस सेशन में तो पढ़ाई नहीं हो रही, यार फ्रीज करा दो, फ्री है वो। 6 महीने कौन काउंट करता है, मतलब इस वक्त तो फीस फ्रीज कराना फ्री है। तो अल्टीमेटली अगर कॉलेज ने एक पॉलिसी बनाई है कि फीस को फ्रीज कराना या ट्रांसफर कराने पे चार्जेस हैं, तो शायद वो डिस्करेज करना चाह रहे हैं उस घबराहट में लिए हुए डिसीजंस को। तो कॉलेज की पॉलिसी बुक में लिखा है कि जी फीस फ्रीज कराने की ये फीस है, और किसी और फीस में डिस्काउंट देते हैं, इस फीस में डिस्काउंट नहीं देता। तो कानून या रूल के एतबार से ये फैसला कि बच्चे को फीस फ्रीज पे इजाजत ना मिले या इजाजत मिले तो उसको एक पैसे देने पड़े, तो ये रूल एथिक्स के मुताबिक सही है। क्योंकि रूल कहां से निकला है, किसी लॉ से, और लॉ ने कुछ सोच के लिखा होगा वहां। रूल कहां से निकला है, कंपनी की पॉलिसी से, और कंपनी की पॉलिसी क्यों बनी होगी, कुछ सोच के बनी होगी। तो एक तरीका ये होता है कि आप देखते हैं रूल क्या कहता है, एक आप कहते हैं नहीं यूटिलिटेरियनिज्म क्या कहता है, अल्टीमेटली इफेक्ट क्या होगा।
एक बच्चा जो आज नहीं पढ़ पा रहा, उसको फीस फ्रीज करने पे पैसे देने का कहेंगे, वो पैसे भी नहीं दे पा रहा, शायद वो सीए कंटिन्यू ना कर सके, डिस्करेज हो जाए, सीए छोड़ के भाग जाए और अल्टीमेटली वो अपनी नस्ल को जो डेवलप कर सकता था, आपने उसको 3,000 रुपए, पता नहीं 3,000, ठीक है 30% व्हाटसोएवर, तो आपने उतने 1,000 रुपए के लिए एक बच्चे की पूरी नस्ल को डेवलप होने से रोक दिया। तो यूटिलिटेरियनिज्म तो एंड तक जाता है बिल्कुल उस डिसीजन से, अल्टीमेटली क्या होगा, और वो जो अल्टीमेट होगा वो माशरे के लिए ओवरऑल अच्छा होगा या बुरा होगा। एक कंपनी है वो टैक्स चोरी करती है, वो टैक्स चोरी करती है जिससे उनके प्रॉफिट बढ़ जाते हैं, जब प्रॉफिट बढ़ जाते हैं तो उससे वो स्कूल्स ओपन करते हैं, उससे लंगर खाने खोलते हैं, यतीम खाने खोलते हैं, ओल्ड एज हाउसेस बनाते हैं, और अल्टीमेटली उन चीजों से सोसाइटी को फायदा होता है, लेकिन वो टैक्स चोरी करते हैं। रूल एथिक्स के मुताबिक वो गलत कर रहे हैं। यूटिलिटेरियनिज्म के हिसाब से कि अगर उन्होंने टैक्स चोरी करके अपने प्रॉफिट को बचा लिया, वो प्रॉफिट उन एक्टिविटीज में लगाया जिससे एज अ होल पाकिस्तान माशरा मुल्क डेवलप हो गया या मुल्क में चीजें बेहतर हो गई, तो यूटिलिटेरियनिज्म में हम कानून और अच्छाई को साइड पे रख देते हैं, हम कहते हैं एंड रिजल्ट क्या निकला, फायदा या नुकसान। तो अगर एंड पे फायदा वो हुआ तो फिर आप कह देते हैं, यानी वही वाली बात है कि एक बंदे ने जो है वो जमीनों पे कब्जा किया धड़ाधड़, और उसके बाद जो है वो उसने कुछ सोसाइटीज बनाई जहां पे लोग रहना शुरू हो गए, और उस बंदे ने पाकिस्तान के डैम बनाने के लिए अगर कुछ अरब रुपए कंट्रीब्यूट कर दिए, जिससे डैम बनने से उसने कब्जा किया 100 लोगों के घरों पे, और डैम बना के उसने 22 करोड़ लोगों के लिए फायदा कर दिया। तो अल्टीमेटली यूटिलिटेरियनिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से उसने सही कर दिया। बिल्कुल, उसने जो टैक्स डैमेज किया वो कितनी वैल्यू का था, और फिर वो डिबेट करना शुरू कर देगा, वो कहेगा ये टैक्स पहुंचना कब था, ये तो रास्ते में गायब हो जाना था, तो मैंने तो उस टैक्स को चोरी किया जो वैसे भी आप तक ना पहुंचता, और मैंने खुद से आप पे पैसा खर्च कर दिया। तो अब हम अगर देखेंगे तो शायद ये फेयर भी है, हालांकि पहले नहीं लग रहा था। तो ये जो आपने 5 सवाल है ना, इनको परखने के 2 आपके नजरिए होते हैं। एक नजरिया होता है रूल एथिक्स, एक नजरिया होता है यूटिलिटेरियनिज्म। टू डिटरमाइन वेदर एन एक्शन इज राइट और रॉन्ग, वन मस्ट कंसंट्रेट ऑन इट्स लाइकली कॉन्सिक्वेंसेज, द एंड पॉइंट और एंड रिजल्ट। देखिए कि एंड पे जाके क्या होना है। सीक द ग्रेटेस्ट बेनिफिट फॉर ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ स्टेक होल्डर्स, ज्यादा लोगों के लिए ज्यादा फायदा सोचे, कम लोगों का कम नुकसान चलेगा। कुछ लोगों का नुकसान करके ज्यादा लोगों का फायदा कर दिया। एक जगह 10,000 दहशतगर्द इकट्ठे, बीच में कुछ 100 अच्छे लोग भी है। इन 10,000 दहशतगर्दों को इकट्ठे एक ही तरीके से मारा जा सकता है कि आप वो पूरा इलाका उड़ा दें, लेकिन 100 अच्छे लोग भी उड़ जाएंगे। कितने मजे से इन्होंने कह दिया ना कि खैर है। तो कहने का मतलब है कि अपने ही मुल्क के अच्छे लोगों को मार देना इन द वेरी बेटर इंटरेस्ट ऑफ कंट्री एथिकली अच्छा नहीं था, लेकिन यूटिलिटेरियनिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है। इस वक्त आप 100 बंदे बचा रहे हैं, ये 10,000 दहशतगर्दों को अगर नहीं रोका तो ये 1.5 लाख बंदा मार देंगे, तो बेहतर है 100 बंदे खुद ही मार दे। चेक करें ना कितना करप्ट हो जाता है इंसान, इससे बेरहम हो जाता है कि इंसान फिर मतलब इसमें सोचना शुरू कर देता है कि अच्छा क्या है, एक किसी बंदे का हाथ काटना अच्छा है, लेकिन उसके हाथ में जहर फैल गया और हाथ नहीं काटा तो पूरे जिस्म में फैल जाएगा। यूटिलिटेरियनिज्म के हिसाब से हाथ काट देना चाहिए। तो कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि शायद समाजी एतबार से अच्छी नहीं लगती, लेकिन जब आप उनका एंड रिजल्ट फाइनल देखें कि हुआ क्या, वो आपको अच्छा लगता है। तो ये जो 5 सवाल है ना, ये आपने इन 2 नजरियों से देखने होते हैं, या कानून के एतबार से लिखे हुए रूल्स या उसके मुताबिक, या आपने उसको देखना होता है यूटिलिटेरियनिज्म के हिसाब से कि आप इसका एंड रिजल्ट क्या है, इससे एट लार्ज पब्लिक को फायदा होगा या नहीं होगा। ठीक है, मैं इस पे बहुत अच्छी बहस करता, लेकिन आप लोगों ने मुझे बिल्कुल भी सही से बात नहीं करने दी, जिसपे मुझे दुख है। और कोई बात नहीं है, क्योंकि मैं शुरू से कहा था कि भाई अभी रुक जाए, अभी गलत डिस्कशन कर रहे हैं, लेकिन आप लोगों ने डिस्कशन करते रहना था। ऑनलाइन वालों को ब्रेक लग जाती है, वो अच्छे बच्चे वो समझते हैं, उन्होंने अपने सवाल रोक दिए। जो फिजिकल वाले हैं उनके सवाल नहीं रुकते, तो अल्टीमेटली नुकसान सबका हुआ है, जो कि रूल पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा हुआ है कि आपने गलत किया, आपके साथ गलत हुआ, लेकिन यूटिलिटेरियनिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से जी जी जी
मुझे डाउट है, फिर आप उसको लेकिन जो डाउट है वो कम है, और अगर मैं उसे चोरी करूंगा तो मैं शायद इतना अच्छा आदमी नहीं हूं कि मैं मस्जिद बना दूं। तो बेहतर है कि चलो मैं उस जगह भेज दूं जहां थोड़ा सा डाउट है कि चलो शायद इस्तेमाल हो जाए। ठीक है जी, ये टॉपिक आपने पढ़ के आना है, लेकिन इस टॉपिक को एक दफा दोबारा डिबेट की जरूरत है। जब आप पढ़ के आएंगे तो कल इसके ऊपर जो है ना मजीद डिस्कशन जारी रहेगी। एक अकेली चीज तो